हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सुपर टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी लोग अपना मूल्यांकन करिएगा। 30 में से आप कितने तक सही कर लेते हैं, आप सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रश्नों के 2 या 3 प्रश्न हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अपने नोट साथ साथ बनाते चलें, जिससे कि आपके सुपर टेट में भी फ़ायदा मिले। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1971 में, 1981 में, 1951 में या फिर 1961 में? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये कब की थी आपको बता देते हैं। ये 1961 में हुई थी। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1962 में इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी 1962 में। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। और 1962 में इसकी पहली आधिकारिक बैठक हुई थी। इसको इंग्लिश में नेशनल काउंसिल इंटीग्रेशन भी कहते हैं, यानी NIC। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कभी कभी शॉर्ट नेम से पूछ दिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अगला प्रश्न देखते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? समता का अधिकार अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 19-22 या फिर अनुच्छेद 14 से 18? तो ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। आपके संविधान से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में होता है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। तो ये आपका समता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 23-24 का उल्लेख इसमें शोषण के खिलाफ अधिकार का होता है। अगला अनुच्छेद 25 से 28, इसमें धर्म की स्वतंत्रता होती है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी धर्म को मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 19 से 22, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है। आप कुछ भी करिए, आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 19 से 21, 22, तो आपका ये समता का अधिकार 19 से 14 से 18 सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान यानी कि इस संविधान में कभी भी संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसा संविधान कहाँ पर है? अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, भारत में या फिर चीन में? तो लचीला संविधान ये यूनाइटेड किंगडम का है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का संविधान बेहद लचीला है और यह एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण ना तो योजनाबद्ध है और ना ही लेखबद्ध। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस देश का संविधान ऐसा है जिसका ना तो निर्माण योजनाबद्ध है और ना ही लेखबद्ध? तो वो आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण पूछा गया है। काइटन, एकिनस, यूप्लेक्टेला या फिर लीच? अचल जीव का उदाहरण है तो ये हो जाएगा यूप्लेक्टेला। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। काइटन को समुद्री चूहिया भी कहते हैं। समुद्री चूहिया, काइटन को कहते हैं समुद्री चूहिया। और ये अचल जीव वे होते हैं, ये खंडहीन होते हैं और बेहद कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। ये यूप्लेक्टेला है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर आएगा एग्जाम में। देखते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, शांति के लिए या फिर चिकित्सा के लिए? मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये आपका शांति के क्षेत्र में हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं आगे देखते हैं, साहित्य में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला था? तो ये CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और चिकित्सा के क्षेत्र में श्री हरगोविंद खुराना को मिला था।
इनको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है साथ साथ नोट्स जरूर बनाते चलें। तो साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सीवी रमन और चिकित्सा में हरगोविंद खुराना और शांति में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? प्रथम भारतीय व्यक्ति AR रहमान, भानु अथैया, सत्यजीत रे या फिर गुलजार। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम व्यक्ति भानु अथैया हैं, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक ड्रेस डिजाइनर, इन्हें ड्रेस डिजाइनर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और सत्यजीत रे को 1992 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक डायरेक्टर हैं, इनको 1992 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बाकी AR रहमान को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, गुलजार को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और एक और है रेसुल पुकुट्टी, रेसुल पुकुट्टी, इनको भी। तो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये 5 लोग हैं, AR रहमान, भानु अथैया, सत्यजीत रे, गुलजार और रेसुल पुकुट्टी। तो इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ऐसे कौन से 5 लोग हैं भारत में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो आपके स्क्रीन पर 5 नाम दिए गए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक चला। तो ये पहली महिला राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश से सरोजनी नायडू, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। मैडम भीकाजी कामा ये पॉलिटिशियन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये कई बार एग्जाम में विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो इसमें आपका पूछा गया था पहली महिला राज्यपाल, तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन अरविंद घोष से, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर विनोबा भावे। शांति निकेतन ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित स्थान है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1863 में हुई है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, पश्चिम बंगाल में, और 1863 में स्थापना हुई है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम भाई साराभाई श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे या फिर बंगलुरु। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है, ये केरल में स्थित है और ये इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विक्रम भाई साराभाई ये केरल त्रिवेंद्रम में है और ये इसरो का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है विक्रम भाई साराभाई। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की, ईरान की, भारत की या फिर इजराइल की। तो CBI ये भारत की गुप्तचर संस्था है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई है 1941 में। CBI की
ये भारत की गुप्तचर संस्था है, नई दिल्ली में मुख्यालय और स्थापना 1941 में हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न और निकल रहे हैं, इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाते रहें। आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझाया जा रहा है, इसलिए ध्यान दें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 22 मार्च, 14 दिसंबर या 23 अप्रैल? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसके स्टार्टिंग 14 दिसंबर 1991 से हुई, यानी कि ये 14 दिसंबर 1991 से मनाया जा रहा है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों का, ये प्रश्न आज आपने शायद पहली बार देखा हो। इससे मिलते जुलते प्रश्न कई बार देख चुके होंगे आप सभी लोग, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आपके सामने लाया गया है। देखते हैं, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो जंगली गधों का अभयारण्य ये गुजरात में स्थित है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस अभयारण्य का नाम है गुड़खर। गुड़खर नाम है, गुड़खर अभयारण्य, और ये कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है गुड़खर अभयारण्य और ये कच्छ के रण में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये। आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? कल्पसर गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना ये गुजरात में स्थित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? एशियाई शेर के लिए, मगरमच्छ, बाघ या फिर चीतल के लिए? पेरियार अभयारण्य ये बाघों के लिए फेमस है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई है 1950 में। 1950 में स्थापना हुई है और ये केरल में है। केरल में स्थित है। 1950 में स्थापना हुई है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न देख लीजिए। एशियाई शेर ये इसके लिए फेमस अभयारण्य गिर वन्यजीव अभयारण्य है। गिर वन्यजीव अभयारण्य ये एकमात्र एशियाई शेरों के लिए अभयारण्य है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस किसी को भी कुछ ना समझ में आए, किसी भी प्रश्न में किसी तरह का डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस एक तरह की वनस्पति होती है, तो वो सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, प्लास्टिक प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के? तो लाइकेंस ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? नागपुर में, रांची में, जमशेदपुर या वाराणसी? तो ये आपका नागपुर में स्थित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई है 1958 में नागपुर में। स्थापना इसकी 1958 में हुई है और ये नागपुर में स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म है नीरी, NEERI, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। इसकी स्थापना नागपुर में 1958 में हुई है और इसको नीरी भी कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? ग्रीन इंडेक्स यानी हरा सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हर प्रश्न कई बार आपसे कह चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए सभी को देखते चलिए और नोट करते चलिए।
अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? भाषाई आधार पर तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश बनाया गया है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई है और ये भारत का भाषा के आधार पर भारत का एकमात्र पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर रूस से? मौलिक अधिकार ये अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। वहीं रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। इस तरह से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सभी को नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम में सही करिएगा बिल्कुल। तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे। याद रखिएगा, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियामक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और ये मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? बिहार, बंगाल, केरल, बिहार, केरल, बंगाल, बंगाल, बिहार, केरल या फिर केरल, बिहार और बंगाल। तो ये पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार, बंगाल और फिर केरल। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? महिला साक्षरता कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु में, केरल में, पांडुचेरी में या फिर मेघालय में? सबसे ज़्यादा महिला साक्षर ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में है। और सबसे कम साक्षरता है वो आंध्र प्रदेश में है। इसका आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 96.11% है और वहीं महिलाओं की 92.07% है। तो ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, महिला साक्षरता सबसे अधिक केरल में ही है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 में निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी? जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर सबसे कम थी? पांडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर दिल्ली? तो ये संघ शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि लक्षद्वीप की सबसे कम थी। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच सबसे ज़्यादा अंतर है? महिला और पुरुष साक्षरता के बीच कहाँ सबसे ज़्यादा अंतर है? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे ज़्यादा अंतर अरुणाचल प्रदेश में है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? राजस्थान का, तमिलनाडु का, केरल का या फिर कर्नाटक का? तो आपको बता दें, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है घूमर।
लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। इस तरह का 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है सुपर टेट में भी और आपके यूपी टेट में भी। तो ये राजस्थान का घूमर शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान ये कर्नाटक का है, और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस हैं, सरोद, वायलिन, सितार या फिर शहनाई। तो ये आपके सरोद के लिए फेमस हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सरोद वादक अली अकबर खां हैं। अगर अमजद अली की जगह पर अली अकबर खां भी पूछा जाए तो वो भी सरोद वादक ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है, केरल की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की या फिर आंध्र प्रदेश की। अभी आपको बताया था, केरल भी बताया था, केरल की कथकली, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, कर्नाटक का यक्षगान, और अब कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की होगी। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे बार बार कह रहे हैं कि नोट्स जरूर बनाते चलें, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए नोट्स बनाते चलें। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है। मूर्ति कला के क्षेत्र में मंजीत बाबा, सरोज वैद्यनाथ, राम किंकर या फिर राजा रवि वर्मा। कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में, तो मूर्ति कला के क्षेत्र में राम किंकर, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राम किंकर मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात हैं। वहीं पर ये राजा रवि वर्मा ये मशहूर चित्रकार हैं, मशहूर चित्रकार, इनकी पेंटिंग विश्वविख्यात हैं, राजा रवि वर्मा, और मूर्ति कला के क्षेत्र में राम किंकर। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ बनाए रखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।